पूरी दुनिया में इस वक्त 195 देश हैं, लेकिन 7 दिन बाद दुनिया के नक्शे पर 196 देश हो जाएंगे। जी हां, 11 अगस्त को एक नए देश का जन्म होने वाला है और इसी खबर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। वर्षों के दमन, सैन्य अत्याचार और अंतहीन संघर्ष के बाद बलूच लड़ाकों और नेताओं ने हुंकार भरते हुए दुनिया भर के बलूच नागरिकों से अपने घरों और बाजारों में आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा फहराने की अपील की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 1971 में बांग्लादेश का जन्म देखने वाला पाकिस्तान क्या अब अपने एक और टुकड़े होने के कगार पर खड़ा है? क्या जनरल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार बलूचिस्तान से उठी इस आज़ादी की ज्वाला को रोक पाएंगे? आज पूरा सच में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को ही चुना अपनी आज़ादी का दिन। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के खंड खंड होने की शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान, जिसने पहले ही खुद को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद घोषित कर दिया था, अब उसने ऐलान किया है कि इसी 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। बलूचिस्तान के आंदोलनकारी नेताओं ने दुनिया भर में रहने वाले बलूच लोगों से 11 अगस्त को बड़े स्तर पर आज़ादी का जश्न मनाने की अपील की है। इसके अलावा रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग भी रखी है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले ही बलूचिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आज़ाद घोषित करने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद भी बलूच आंदोलन से जुड़े संगठन और नेता लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान ने कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना और ये वर्षों से आज़ादी की मांग को लेकर वहां पर संघर्ष जारी है। और बलूच आंदोलन से जुड़े नेता मीर यार बलोच ने दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले बलूच समुदाय से अपील की है कि वो 11 अगस्त को अपने घरों, बाजारों, दुकान, एजुकेशन संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा फहराएं। उनके अनुसार अब हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि बलूचिस्तान को एक अलग आज़ाद देश के तौर पर स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम भी तय कर लिया गया है। आप भी सुनिए कितना मधुर है बलूचिस्तान का ये राष्ट्रगान। चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी, 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 चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी। तो ये था बलूचिस्तान का राष्ट्रगान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान की आज़ादी के मतवालों ने अपने नए मुल्क की आज़ादी का दिन 11 अगस्त ही क्यों चुना है? दरअसल 11 अगस्त का बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह वही दिन था जब 1947 में बलूचिस्तान न केवल आज़ाद हुआ था, बल्कि उसने इस दिन अपना झंडा भी फहराया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बाद अगले 8 महीने तक, जी हां 8 महीने तक बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, जिसके पास अपना झंडा था, अपनी सरकार थी, अपनी संसद थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के जनक जिन्ना ने बलूचिस्तान के साथ वो धोखा किया जिसकी कीमत आज तक बलूचिस्तान के लोग चुका रहे हैं। आइए अब आपको बलूचिस्तान के इस इतिहास का पूरा सच बताते हैं। तो 1947 तक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी जिसकी सीधे सीधे अंग्रेजों के साथ संधि थी। यह 1947 की स्थिति थी। और जब अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने का फैसला किया तो बलूचिस्तान ने खुद को भारत और पाकिस्तान की तरह आज़ाद मुल्क बनाए रखने के लिए मांग की। इसके लिए बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के साथ
वार्ता शुरू की। हैरानी की बात है कि मीर अहमद खान ने बलूचिस्तान का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया। 4 अगस्त 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बड़े बड़े तर्क दिए। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान आज़ाद देश रहेगा और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जिन्ना ने भरोसा दिया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। जिसके बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। इसी दौर में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थिति बनाए रखने का समझौता हुआ। मतलब जो स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे। इसके बाद बलूचिस्तान में 2 सदनों वाला एक विधायी ढांचा भी तैयार किया गया। लेकिन दिसंबर 1947 तक आते आते बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ने लगे। इसके बाद जिन्ना के आदेश पर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में धड़धड़ाती हुई दाखिल हो गई। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया और बंदूक की नोक पर उनसे जबरन पाकिस्तान में विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बना दिया गया। और जब मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और खान से जबरन विलय पत्र पर दस्तखत करा लिए, तो इसके तुरंत बाद जो खान थे, जो रियासत के प्रिंस थे खान, उनके छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की, जिसे बलूच राष्ट्रवाद के इतिहास में पहला हिंसक प्रतिरोध माना जाता है। तो इस तरह से मई 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम ने अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ दिया। इसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया और इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके बाद 1950, 1960 और 1970 के दशक में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने पहले से ज्यादा दमनकारी तरीके से जवाब दिया और विद्रोह का अंतिम चरण, जिसको कहा जाता है, वो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। इस बार बलूच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया, जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और बलूचिस्तान के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। बहुत बड़ी हस्ती थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने बुख्ती को 2006 में मार डाला, उनकी हत्या कर दी और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहा है। तो इतिहास से बाहर निकलकर अगर वर्तमान की बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान की वजह से रावलपिंडी के सैन्य जनरलों की नींद उड़ चुकी है। बलूचिस्तान में अब सेना का हुक्म नहीं बल्कि बलोच लड़ाकों का खौफ चल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF का घातक छापामार वार है, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की तबाही मचाने वाली मारक रणनीति है। दोनों क्रांतिकारी संगठनों ने मिलकर पाकिस्तानी फौज के लिए बलूचिस्तान की जमीन को नो एग्जिट जोन बना दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने सिर्फ 1 महीने के भीतर, सिर्फ जुलाई के अंदर 48 से ज्यादा सुनियोजित हमले किए, जिसमें 97 पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जो सैनिक थे या सिपाही थे या अधिकारी थे वो मारे गए। दूसरी तरफ BLA के फतेह स्क्वाड ने मस्तंग के खदकुचा में सेना के पूरे काफिले को घेर कर तबाह कर दिया, जहां 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ग्वादर से लेकर जियारत और मस्तंग तक हर सड़क, हर पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना का खूनी स्वागत हो रहा है। 150 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिसकर्मियों को इन हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी है और पाकिस्तान की सेना जैसे ही सर्च ऑपरेशन के लिए पहाड़ों में कदम रखती है, बलूच लड़ाके पहले से बिछाए अपने जाल में उन्हें घेर लेते हैं और भारी भरकम टैंक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियार जो हैं, हाईटेक वेपन्स, सब के सब बलूच लड़ाकों के जज्बे और छापामार दाव पेचों के आगे बेबस और लाचार साबित हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान के विरोधी दल भी पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाने लगे हैं। आइए सुनते हैं पिछले दिनों किस तरह से जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुनीर की सेना पर सवाल उठाए थे। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कोई स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं।
बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहां पर खून देकर वक्त गुजारना है। तो सुरक्षा मोर्चे पर चारों खाने चित हो चुकी पाकिस्तानी सेना और उसके जनरल आसिम मुनीर इस वक्त भयानक बौखलाहट में है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों के खिलाफ जो खूनी जंग छेड़ी थी उसका एक दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन तबाही का जो ये सिलसिला है वो अब भी जारी है। जुलाई में पाकिस्तानी सेना ने आनन फानन में ऑपरेशन शाबान की शुरुआत की थी और रावलपिंडी के सैन्य हुक्मरानों ने दावा किया था कि यह ऑपरेशन हथियारबंद गुटों के खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें आम बलूच लोग जो हैं, मासूम बलूच लोग जो हैं, उनको जमकर निशाना बनाया गया। आंकड़ों के मुताबिक 5 जुलाई से 23 जुलाई के बीच पिछले महीने चले इस ऑपरेशन शाबान में लगभग 139 बलूच लड़ाकों और आम नागरिक जो हैं उन्हें मौत के घाट बेदर्दी के साथ उतार दिया गया। वहीं सर्च अभियानों की आड़ में सैकड़ों बेगुनाह युवकों को उठाया गया है, जो अब बलूचिस्तान के लापता लोगों की लंबी लिस्ट जो सालों से बन रही है उसमें अब वो शामिल हो गए। लेकिन 23 जुलाई को ऑपरेशन शाबान के आधिकारिक रूप से समाप्त होने के बाद भी बलूचिस्तान में बारूद की गर्मी ठंडी नहीं हुई है। अपनी हार और नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अब एक नया अभियान ऑपरेशन अल अज़्म का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी सेना अब नए नए ऑपरेशनों के नाम बदलकर सिर्फ अपनी बौखलाहट मिटा रही है, लेकिन बंदूक, टैंक और बारूद के दम पर आवाम की आवाज को दबाना नामुमकिन होता है। तो बलूचिस्तान और अन्य राज्यों में सुरक्षा मोर्चे पर मची तबाही से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी जो है वो खतरे में आ गई है। पाकिस्तान में विदेशी कंपनियों के सबसे बड़े संगठन ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपनी ताज़ा सिक्योरिटी सर्वे 2026 को जारी कर दिया और पाकिस्तान में काम कर रही दुनिया की बड़ी विदेशी कंपनियों के टॉप लीडरशिप के बीच कराए गए सर्वे में बहुत चौंकाने वाले और डराने वाले खुलासे हुए। बलूचिस्तान में काम कर रहे 86% विदेशी निवेशकों ने दो टूक कहा है कि यहां सुरक्षा का माहौल पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 81% निवेशकों ने कानून व्यवस्था में भारी गिरावट की बात कही है। बलूचिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर 83% कंपनियों ने चिंता जताई है। पूरे पाकिस्तान में काम कर रही 71% विदेशी कंपनियों के जो चीफ हैं उन्होंने सुरक्षा को अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। तो सर्वे के मुताबिक इस खराब सुरक्षा माहौल की वजह से कंपनियों के जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है कंपनी चलाने का, वो बढ़ रहा है, जबकि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी ठप हो रही है। और सर्वे में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर विदेशी एक्सपर्ट्स बलूचिस्तान या पाकिस्तान आने से साफ अब इनकार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। आइए सुनते हैं बलूचिस्तान के हालात पर पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार इमरान रियाज खान का क्या कहना है। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। यह है नाजरीन चागी की सूरत-ए-हाल। वजीर आजम को ले जाके क्वेटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें। तो वहीं बलूचिस्तान के अलावा पीओके में भी जनता की बगावत अब बेकाबू हो चुकी है। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद की नींव हिलने लगी है और फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर की साख पर गहरा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज गोलियां चलाकर आवाम का नरसंहार कर रही है। इंटरनेट ठप कर दिया गया है ताकि पाकिस्तानी सेना के जुल्म और बर्बरियत की खबरें बाहर ना आ सकें। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला कश्मीर चल रहा है, सुलग रहा है और धधक रहा है। पाक प्रदर्शनों और वोटिंग से बहिष्कार के बीच वहां धांधली से भरे दिखावटी चुनाव करवाए गए, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। और सबके बीच पीओके में सुरक्षा के नाम पर तैनात मुनीर की सेना अब जनता की रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनकर घूम रही है। फील्ड मार्शल मुनीर के भेजे हुए जो सैनिक हैं वो आतंकवादियों की तरह निहत्थे नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनका धर्म और ईमान इस कदर खत्म हो चुका है कि इन्होंने मस्जिद तक को नहीं छोड़ा है, और मस्जिद के इमाम के साथ जो किया उसे सुनने वालों की रूह कांप जाएगी। मीरपुर शहर जो पीओके का शहर है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के हैवानों को जब मस्जिद के इमाम ने अल्लाह के घर में हिंसा करने से रोकने की कोशिश की कि मस्जिद में हिंसा मत करो, जब इमाम ने कहा, तो मुनीर आर्मी के गुंडों ने मस्जिद के इमाम को इतना पीटा कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पीओके की आवाम पाकिस्तानी सेना की इस गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और पीओके की फिजाओं में इंकलाब के नारे गूंज रहे हैं। जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे। एहसान तेरा रास्ता है हमारा रास्ता, एहसान तेरा रास्ता है हमारा रास्ता, एहसान तेरा रास्ता है हमारा रास्ता। जिस कश्मीर को कौन से जा, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को कौन से जा, वो कश्मीर हमारा है। तो भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस तरह के खोखले कामों से पीओके में पाकिस्तानी सेना के निर्मम कृत्यों की हकीकत को जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। आप भी सुनिए मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा। यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए। तो पाकिस्तानी सरकार और सेना ने पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन के दमन को लेकर पूरी दुनिया में हुई आलोचना के बाद विदेशी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इन विदेशी पत्रकारों को पाकिस्तान के अंदर अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए भी पाकिस्तानी सरकार से एनओसी लेना होगा। पाकिस्तानी सरकार की यह नई गाइडलाइन देश में काम करने वाले सभी विदेशी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगी। इसके साथ ही विदेशी मीडिया के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य मस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तानी सरकार ने विदेशी चैनल अल जजीरा को पीओके में जो है उसकी एंट्री को बैन कर दिया था, रिपोर्टिंग से उनको मना कर दिया था कि पीओके में जाकर वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद कितना बदला जम्मू और कश्मीर।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं, घर में दो लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। दो लक्ष्मी, एक घर में एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल जीरो जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी। सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रूपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा जीरो। हर घर सूर्य घर। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वामी इंडिया का, यही तो अमूल है। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और 7 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही एक नए युग का आगाज हुआ था। 5 अगस्त 2019 को देश ने सही मायने में एक विधान, एक निशान और एक संविधान की संकल्पना को पूरे होते हुए देखा था। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 की दीवारें ढह गई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर की आबो हवा इतनी तेजी से बदल जाएगी। लेकिन आज इस ऐतिहासिक निर्णय के 7 साल पूरे होने पर पूरी घाटी जश्न के सतरंगी रंगों में सरोबार है। कश्मीर के जिन रास्तों पर सन्नाटा या पथराव का खौफ हुआ करता था, आज श्रीनगर की उन्हीं सड़कों पर नौजवानों की बाइक रैली देशभक्ति के तरानों के साथ फर्राटा भर रही है। अनंतनाग में हाथों में विशाल तिरंगा थामे जब हजारों लोग आज सड़कों पर निकले, तो ऐसा लगा कि मानो पूरी घाटी ने ही खुद को राष्ट्रध्वज के 3 रंगों में समेट लिया है। और ये केवल एक रैली नहीं, बल्कि उस आज़ादी और अमन का जश्न है जो दशकों के खौफ के बाद यहाँ के लोगों को नसीब हुआ है। लेकिन इस जश्न की सबसे भावुक कर देने वाली तस्वीर वाल्मीकि समुदाय के मोहल्लों में दिखाई दी, जो पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर में रहने के बाद भी बुनियादी नागरिक जो अधिकार होते हैं, नौकरियां और पहचान तक के लिए तरस रहे थे। और ये तस्वीर उस बदलते जम्मू कश्मीर की है जिसने 7 साल पहले इतिहास का नया अध्याय लिखा था। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर थोड़ा सा और देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए पूरा सच। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो।
तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।